जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया। चलें जी, अब मेरे ख्याल में हम जो है वो अपना फॉर्मेट बना लेते हैं पहले, ठीक है? और आपको नज़र आ रहा है ब्रांड्स हैं, सॉफ्टवेयर है और लाइसेंस है। तो ब्रांड्स तो पहले से पड़े वो ब्रांड्स ने पहले भी गलत कैपिटलाइज किए हुए हैं। ये परचेज्ड वाले होंगे जब रिकॉर्डेड हैं, इंटेंजिबल्स हैं एज एट 30 जून 15, तो ये फिर परचेज वाले होंगे ना बेटा, ये इंटरनली जनरेटेड नहीं होंगे, वरना यहाँ क्या कर रहे होते, यहाँ कैसे आ सकते थे? सही है। तो ये क्या है, ये ब्रांड्स हैं। सॉफ्टवेयर एक था, सही है, एक वही निकल जाएगा और उसकी जगह नया आ जाएगा, एक कॉलम सॉफ्टवेयर का बना लेना। लाइसेंस है, उसमें कोई गड़बड़ ज़रूर है लेकिन लाइसेंस है, कुछ देखना है उसका वो भी देख लेंगे। लेकिन इस सारी कहानी में आपको जो नज़र आ रहा है वो क्या है, ये तो सॉफ्टवेयर वाले कॉलम में पड़ गया। ये एक नई बला आ रही है, प्रोजेक्ट, ठीक है, प्रोडक्शन प्रोसेस को इंप्रूव करने वाला प्रोजेक्ट, तो यहां से इंटेंजिबल आ सकता है, ठीक है, बल्कि आ रहा है। कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया मीट हो रहा है, फिर वो यूज हो रहा है, ऑपरेशनल भी हो रहा है, फायदा भी दे रहा है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में तो 4 कॉलम बना लेते हैं। और सवाल में चूंकि उसने ये नहीं कहा कि टोटल इज नॉट रिक्वायर्ड, तो टोटल कॉलम भी बनाना है, ठीक है। हाँ, कंपैरेटिव इसलिए नहीं बनाएंगे, एक ही साल का नोट इसलिए बनाएंगे कि उसने कंपैरेटिव का कहा नहीं। कंपैरेटिव जब तक खुद नहीं कहता हम उसको बनाते नहीं है, ठीक है। तो सादा बात आपको बताई है कि सिर्फ आपके नोट के अंदर फर्क ये आना है कि एडिशन को आपने तोड़ देना है परचेज्ड और इंटरनली जनरेटेड में, बाकी कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो क्या नाम है जी बिजनेस का? AIL, IAL, IAL नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2016। नोट का कोई नंबर शंबर, चलो 8 ही लिख देता हूँ फिर मैं दोबारा। इनटानगीबल्स, इनटानगीबल्स, इनटानगीबल्स हैं, और वही ग्रॉस कैरिंग अमाउंट। अच्छा, ये पास पेपर नंबर कौन सा है? पास पेपर 5 है। अब पेज नंबर पता नहीं कौन सा है नई बुक का। बुक एक ला के दे देते ना किसी को जी, नई का है। अच्छा 262, चलें जी नेक्स्ट। अच्छा जी, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट मुझे लगता है कि ये ठीक है। अच्छा, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट अभी बताया आपको, इसमें क्या कुछ आएगा जी? अब ओपनिंग बैलेंस, फिर एडिशन, लेकिन एडिशंस जो हैं वो हमने तोड़ दिए परचेज्ड या एक्वायर्ड भी लिख सकते हैं, और परचेज्ड या एक्वायर्ड जो लफ्ज़ अच्छा लगे, आपने एक्वायर किए हैं, ठीक है, सेपरेटली, परचेज या एक्वायर्ड सेपरेटली, ठीक है। फिलहाल परचेज एक्वायर बिजनेस कम्बिनेशन भी हो सकते हैं, लेकिन वो अभी हमारे से बहुत दूर है बात, ठीक है। तो परचेज या इंटरनली जनरेटेड, ठीक है। तो ओपनिंग और एडिशन और डिस्पोजल और क्लोजिंग, वही 4 चीज़ें। तो डिस्पोजल क्योंकि वो है नहीं, रीवैल्यूएशन मॉडल है नहीं, इसलिए ट्रांसफ़र और रीवैल्यूएशन की लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं। डिस्पोजल और क्लोजिंग। उसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, अमोर्टाइजेशन, accumulated amortization जी। ओपनिंग, फिर डेप amortization expense for the year,
फिर कोई एसेट डिस्पोज हुआ है तो उसकी अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन और क्लोजिंग। क्लोजिंग और क्लोजिंग को नेट करेंगे तो आ जाएगी हमारे पास कैरिंग अमाउंट या बुक वैल्यू, जो भी कह दें। लेकिन मुफ्त के नंबर ना छोड़ना। इसके बाद भी 3 चीज़ें होती थी IS 16 वाले नोट में, वो इधर भी हैं। मेजरमेंट बेसिस कॉस्ट मॉडल यूज़ कर रहे हो या रिवैल्यूएशन मॉडल, फिर डेप्रिसिएशन मेथड स्ट्रेट लाइन है या कोई और है, फिर हमारा स्ट्रेट लाइन है, फिर यूजफुल लाइफ या रेट। तो ये 3 चीज़ें, ये मुफ्त के नंबर नहीं छोड़ने, ये 3 चीज़ें अभी भी यहाँ पर हैं, ठीक है। तो मेजरमेंट बेसिस, एकदम से ज़िंदगी आसान लगना शुरू हो गई है। अब देखो ना, FAR 1 क्यों मुश्किल था FAR 2 से? FAR 1 में ये नोट आपने पहली बार बनाया था, अब आपने सिर्फ थोड़ी सी चेंज के साथ एक चीज़ ही बदली है, वही काम फिर शुरू कर दिया। तो चीज़ें ईजी लगेंगी आपको, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, मैं बार बार बता रहा हूँ, आपको खुद ही अंदाज़ा होने लग जाएगा जब आपके सामने पब्लिश्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ओपन होंगी लिस्टेड कंपनीज की, और जो आपने पढ़ा होगा और सीखा होगा और वहीं पर वो काम हुआ पड़ा होगा, तो आपको लग जाएगी समझ कि हाँ भाई ये तो बड़े ध्यान से पढ़ने वाला पर्चा है। लेकिन इसमें ध्यान तभी आता है जब ध्यान शुरू से इधर था। इंट्रो की मजबूती, R1 की मजबूती यहाँ पर आपको हेल्प करेगी। FAR 1 से भी ज़्यादा यहाँ पे इंट्रो यूज हो रहा होता है। और बताओ, मेजरमेंट बेसिस, उसके बाद अमोर्टाइजेशन मेथड और यूजफुल लाइफ या रेट, ठीक है। अभी 4 चीजें तो मुझे नजर आ रही थी। सबसे पहले क्या नजर आया? ब्रांड्स हैं काफी सारे, ठीक है, तो ब्रांड्स। उसके बाद सॉफ्टवेयर अकेला ही है, क्योंकि वो एक आया और एक जाया यानी गया, तो इसलिए ये एक ही एक रहा। उसके बाद लाइसेंस, लाइसेंस एक ये आ गया। उसके बाद प्रोजेक्ट, ये 4 तो भाई मुझे नजर आ रहे थे, ठीक है। अब आपने ना ऐसे करके प्लान करना है अपने सफ़े को, एक तो टोटल का कॉलम छोड़ना है, वैसे नज़र कोई नहीं आया और कुछ नहीं होना, लेकिन टोटल की जगह खाली छोड़ देना। मैं को नहीं बना रहा आज, लेकिन आपने घर पे लाजमी बनाना है, इसके नंबर होंगे, क्योंकि अगर सवाल में उसने ये नहीं कहा टोटल का कॉलम नहीं रिक्वायर्ड, तो इट मीन्स के रिक्वायर्ड है, क्योंकि टोटल का कॉलम इस नोट का इंटेग्रल पार्ट है। कैसे इंटेग्रल पार्ट है? उस टोटल के कॉलम का ही तो आखिरी वाला फिगर उठ के बैलेंस शीट के मुंह पे जाना है, तो वो टोटल कॉलम नहीं बनाओगे अगर असल में जब आप फाइनेंशियल बना रहे हो तो टोटल कॉलम वहाँ नहीं बनाओगे, तो फिर आप कैसे बैलेंस शीट से मैच कर पाओगे? और सही है, रेफर ही नहीं होगी फिगर, ठीक है। तो टोटल का कॉलम जब तक खुद से मना ना करे आपने नहीं रहना, मैं लिख रहा हूँ, बना चाहे आप घर पे लेना, ठीक है। तो टोटल का कॉलम आएगा, ठीक है। अब शुरू करते हैं इस सवाल को 1 बाय 1। अच्छा, ये पहला नोट का सवाल है ना, इसलिए मैं एक काम करने लगा हूँ, मैं आपको जर्नल एंट्रीज पहले करके सिखाऊंगा, लेकिन फिर जर्नल एंट्रीज को छुपा दूंगा और आपको बताऊंगा भाई देखो जर्नल एंट्री तो उसने मांगी नहीं थी, तो सवाल के लिए तो बस एक लाइन की इतनी सी वर्किंग बनती थी, क्या ख्याल है? ठीक है, ताकि दोनों काम हो जाएं अच्छे से, आपका ये जो पढ़ा है अभी तक रिवाइज भी हो जाए, और फिर पर्चे में ये सब फजूल काम नहीं करने, शॉर्ट क्या करना है वो भी पता लग जाए। अगला जो कोई सवाल हम नोट का करेंगे ना, उसमें फिर ये काम करेंगे ही नहीं, फिर डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे, या मैं कर भी दूंगा तो आपको मैं वो नोट नहीं करने, ठीक है। तो सबसे पहले जी आपने घबराना नहीं है, ठीक है। और आपने, ओहो मुफ्त के नंबर तो लिए ही नहीं यार, कमाल करते हो। ये 280 तुसी ओपनिंग कॉस्ट लिखो और 40-48 ते कख नहीं ओपनिंग एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन लिखो। ये मुफ्त के नंबर क्यों छोड़ो जी? ब्रांड्स ओपनिंग बोलो, मैं खुद ही देख लूं जाके, 200 बोलो, फूटो, सामने लिखा हुआ वहां से देख लो। मतलब रोजा लगना मुझे चाहिए वैसे असूली तौर पे। नींद आ रही है? किस किस को नींद आ रही है? खड़े हो जाओ। मैंने कहा था सारी क्लास हाथ खड़ा करेगी, सबको आज खड़ा करूंगा, लेकिन सिर्फ आपने हाथ खड़े हो जाओ।
खड़े हो जाओ, मैं कह रहा हूँ उस्मान खड़े हो जाओ, आज लड़ाई हो जानी नहीं तो। खड़े खड़े हो जाओ, चलो बैठ जाओ। नहीं अब जाग आ गई होनी है, थोड़ा सा हिलाना ही होता है बंदे को। हाँ जी, बाकी सब तो जाग रहे हैं ना। अभी 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 किस किस को नींद आ रही है? अच्छा, उठक बैठक करा देनी मैंने तुम्हारी जी। अच्छा जी, ओपनिंग बैलेंसेस बताओ। ओपनिंग बैलेंसेस 280 तुस्सी ये बताने हैं, ठीक है। 80 और 15 तो 280 15 और ये तो था नहीं, ये तो प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है। फिर ओपनिंग अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अमोर्टाइजेशन 40 थे 48 40 और 48 और इधर कोई नहीं आ रही और ये तो था ही नहीं पहले, ठीक है। चलो जी, अब ये जो मैंने करना था ना काम वो हो गया खत्म। अब काम शुरू होता है आपका। एडजस्टमेंट नंबर 2 पढ़ें और छोड़े नोट को आप मुझे जो मैंने सिखाया था ना, जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 8 और 3 में, वो कर दें। क्या मतलब? वर्किंग करें, जर्नल एंट्रीज करें, जल्दी करें। ये आपके सामने है सवाल। जो भी मसला है मुझसे नहीं पूछना अभी फिलहाल, अगले 2 मिनट तक मैं आ रहा हूं, चेक करूंगा कौन कौन कर रहा है। जरा इधर होके बैठ जाओ ना यार, मैंने देखना भी होगा क्या तुम गुल खिला रहे हो। ये 2 मिनट जरा थोड़े से कम हो जाएंगे, 3 मिनट है आपके पास ये एडजस्टमेंट करने के लिए, ठीक है। जल्दी करो, शुरू जल्दी शुरू हो जाओ। 12:40 हो गए हैं जी, तो 12:42 तक कर लो। चलो फिर आधा मिनट दूंगा। जल्दी 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 जल्दी। ये फजूल बातें नहीं करनी है आपस में, ये फजूल बातें नहीं करनी है आपस में, ये एडजस्टमेंट करनी है इस वक्त। अभी जुमे की ब्रेक होगी, फिर बातें कर लीजिएगा आप, जुमा पढ़ने जाएंगे। जल्दी कर लो, पढ़ोगे तो होगा, पढ़ोगे तो नींद भी खत्म होगी। मतलब ये एडजस्टमेंट है, नई एडजस्टमेंट है। आपका टेस्ट है कि 2 दिन में आपने क्या पढ़ा। पास पेपर का सवाल कर रहे हो आप, तो 1 दिन वाला ही इधर आया हुआ है जो कल सवाल किए हैं, 8वें सवाल जैसा है। जी बच्चों, डन। शाबाश शाबाश शाबाश, जल्दी करें जल्दी करें, वेरी गुड। 12 बज के ओह 3 मिनट हो गए पूरे। इसको वक्त का पता ही नहीं चला, वक्त का पता जिंदगी गुजरने का नहीं चला भाई। तुम 1 घंटे 1.5 की बात करते हो। कोई नहीं, वो ज़रूरी नहीं है, वो उम्र की ऐसे नहीं, वैसे भी हो जाता है। मिलो ज़रा मुझे, फिर करते हैं कुछ तुम्हारा बंदोबस्त। अच्छा जी, डिटेल ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन प्रोजेक्ट टू इम्प्रूव IEL's एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन प्रोसेस आर एज अंडर।
अप टू जून 2015 मैंने कहा प्रीवियस ईयर में ये 20 रुपये क्या खर्चा हुआ। पता नहीं अब प्रीवियस ईयर में कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया यानी 6 क्राइटेरिया मीट हो गया था या नहीं, पता तो चले ना, फिर ही इस 20 का फैसला होगा कि ये एक्सपेंस आउट होगा हुआ होगा पिछले साल में या इंटेंजिबल बना होगा। वैसे अगर इंटेंजिबल बना होता तो ओपनिंग में नज़र आता। अच्छा, एक शुबा हो सकता है कि चूँकि वर्क इन प्रोसेस हो तो शायद अलग पड़ा हो। बहरहाल ये सारे शुबहात अभी तक तो हैं, आगे पढ़ते हैं। लेकिन प्रीवियस ईयर में ये खर्चा हुआ और 9 महीने इस साल के अंदर ये 45 मिलियन का खर्चा हुआ। कोई मसला यहाँ तक? अब आगे पढ़ते हैं। कहता है एक्सपेंसेस इनकर हुए इवनली ड्यूरिंग द अबव पीरियड। ठीक है जी, इवनली इनकर हुए हैं। और ऑन 30 सितंबर 15 इट वॉज एस्टेब्लिश्ड दैट प्रोजेक्ट इज कमर्शियली वायबल। अच्छा, वो जो 6 क्राइटेरिया है ना, वो मैंने अभी आपको पढ़ाए नहीं, ठीक है। वो जाहिर सी बात है टाइम बच गया तो आज पढ़ेंगे वरना कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई कैप की एक आदत है, वो 6 क्राइटेरिया वर मेट भी नहीं लिखता लफ्ज़, और 6 के 6 क्राइटेरिया भी नहीं लिखता, बस कोई एक उनमें से लिख देता है, जो कि निशानी हुआ करेगी हमारे लिए हर सवाल के अंदर कि इस दिन से क्राइटेरिया मीट हो गए, ठीक है। तो ये जो है ना, प्रोजेक्ट इज कमर्शियली वायबल, ये 6 क्राइटेरिया मीट होने की निशानी है। वैसे खुद भी देखो ना, कमर्शियल लेवल पे अब इस प्रोजेक्ट को हम लेकर जा सकते हैं। जैसे वो कहते नहीं है कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई, तो कमर्शियल लेवल पे लेकर जाना मतलब एक प्रोडक्शन प्रोसेस आप इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे, खर्चे आप कर रहे थे, तजर्बे आप कर रहे थे, लोगों को आपने एक्सपर्ट्स को बुलाया हुआ था, पैसे उनके ऊपर लगा रहे थे, और 30 सितंबर पे वो कह रहे हैं प्रोजेक्ट जो है वो कमर्शियली वायबल हो गया। मतलब इस दिन कुछ पता लग गया कि जी हाँ, अब हम कुछ करने जा रहे हैं। तो ये 6 क्राइटेरिया मीट होने की निशानी है। मैंने आपको कहा था यार आपने इस तरह से लिख लिया करें। चलो, अब मैंने टाइमलाइन बना ली है, तो पता नहीं कब से इस पे ऊपर काम शुरू हुआ होगा, पता नहीं कब से इसके ऊपर काम शुरू हुआ होगा, मुझे नहीं पता इस बात का। वह पिछले साल में काम होता रहा था, ठीक है ना। अब पिछले साल में जो काम हुआ वो 20 मिलियन का, वो तो सारे का सारा एक्सपेंस बना होगा, क्योंकि इस साल में भी 30 सितंबर 15 को जाके तो ये कमर्शियली वायबल हुआ है। तो इसका मतलब जिस एंट्री की मुझे ज़रूरत नहीं है, जिसका मेरे सवाल से कोई ताल्लुक नहीं है, वो एंट्री अगर मैं करूं तो वो बनेगी एक्सपेंस डेबिट। कौन सा एक्सपेंस? पता नहीं, आर है डी है, आर एंड डी लिख लो, आर एंड डी एक्सपेंस डेबिट। और चाहे वो रिसर्च है चाहे वो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट भी है ना तो वो बुरी वाली ही चल रही है, क्योंकि कैपिटलाइजेशन के ये 6 क्राइटेरिया मीट ही कब हो रहे हैं? अगले साल 30 सितंबर 15 को जा। लेकिन मुझे इस सवाल में इस एंट्री की कोई ज़रूरत नहीं थी, इसकी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत थी कि ये एक्सपेंस आउट हो चुका है पिछले साल में, इसको कुछ नहीं कहना, ठीक है। इस साल के अंदर वो कहता है 30 सितंबर 15 को जाकर ये कमर्शियली वायबल हो गया। तो मैंने कहा जी अच्छा, ये 30 सितंबर यहाँ पे पड़ा है, ये ध्यान रखना ज़रा, ठीक है। तो ये 30 सितंबर, 3 महीने इस साल के भी बुरी वाली डेवलपमेंट ही चलती रही ना। क्या ख्याल है? बुरी डेवलपमेंट ही चलती रही, तभी तो इस 3 महीने को भी आप क्या करोगे? एक्सपेंस आउट करोगे। कलर लिया था हमने, येलो कलर लिया था ना एक्सपेंस के लिए, ये यहाँ तक चला है, पता नहीं कब से चला था। वो 20 मिलियन जो पिछले साल हुआ खर्चा, वो भी एक्सपेंस गया, और इस साल में भी 30 सितंबर तक का खर्चा, चाहे वो आर था चाहे वो डी था, पर वो बुरे वाला डी ही था, क्योंकि कमर्शियली वायबल कब हो रहा है? ये 6 क्राइटेरिया पढ़ लेंगे तो समझ आ जाएगी, कोई एक निशानी देता है। बहरहाल मैं यहाँ पर ये सीधा नहीं लिखा करेगा, ये बता रहा हूँ, ये जो प्रोजेक्ट इज कमर्शियली वायबल है, इसका मतलब क्या है कि कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया मीट हो गया है। अब आपको एक चीज़ नज़र आ रही है ना कि ये आपको फ़ायदा देने वाली चीज़ बन जाएगी, तो इसलिए आप इसको एज एन इंटेंजिबल अब से ऑनवर्ड्स कॉस्ट को रिकॉर्ड करना शुरू कर दो, ठीक है। अच्छा, एक सवाल आपके जहनों में आता तो होगा, वैसे हमने वो पढ़ना है, वो सवाल ये हो सकता है किसी के जहन में आया हो कि जैसे 20 मिलियन पिछले साल एक्सपेंस आउट हुआ था, इस साल भी 45 में से कुछ एक्सपेंस आउट होना है, लेकिन जब पता चल गया कि अब इंटेंजिबल बनना शुरू हो गया है, तो जो पिछले एक्सपेंस बने हैं उनको भी एसेट ना बना लें।
जहन में नहीं आया किसी के ये सवाल? चलो अच्छी बात है, नहीं आया। स्टैंडर्ड भी यही कहता है कि ये नहीं हो सकता। जो एक्सपेंस हो गए थे, जब क्राइटेरिया मीट हुआ तो उसके बाद जो कॉस्ट इनकर हुई है वो एसेट तो बना लेना। प्रीवियसली जो एक्सपेंस आउट हो गए वो अब गए। वो ये ना करना कि अब तो इंटेंजिबल बनने लग गए हैं जी, अब तो पता लग गया है ना जी, तो जितने खर्चे हुए सबको आज उठाकर इंटेंजिबल कॉस्ट का पार्ट बना ले। स्टैंडर्ड ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। खैर ये पढ़ेंगे, कहीं पे लिखा हुआ है। अच्छा जी, अब वो कहता है 30 सितंबर वे कमर्शियली वायबल हो गया। तो मैंने कहा जी अच्छा, इस दिन अब अच्छी डेवलपमेंट शुरू हो गई। ठीक है जी, आगे बढ़े। इट वॉज, अच्छा, द न्यू प्रोसेस बिकेम ऑपरेशनल, और उसको हमने ऑपरेशनल किस दिन से कर दिया? विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। तभी तो ये मार्च तक इस पर खर्चे हुए थे डेवलपमेंट के। इसका मतलब यही है ना, अगर आपने उसको ऑपरेशनल कर लिया है, उस प्रोडक्शन प्रोसेस को अप्लाई कर लिया है 1 अप्रैल से, तो इसका मतलब है फिर 31 मार्च पे वो इंटेंजिबल कंप्लीट हो गया था। वो प्रोडक्शन प्रोसेस मार्च से वजूद में आ गया था। आपने उसको टेस्ट रन वगैरह करके आपने ओके कर दिया था, प्रोडक्शन वालों के हवाले कर दिया होगा 31 मार्च को। तभी तो इस प्रोसेस के ऊपर जो खर्चे आ रहे थे ये इंप्रूवमेंट के ऊपर, वो भी 31 मार्च, वो मार्च तक के थे, और 1 अप्रैल से वो क्या है? ऑपरेशनल हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 31 मार्च पे अगर देखा जाए तो ये 31 मार्च जो है, शायद इस पर फिर वो कंप्लीट हो गया था, शायद क्या, यकीनन। तो इसको आप ग्रीन कलर एलोकेट करेंगे। ये क्या है जी? अच्छी वाली डेवलपमेंट। ठीक है, उसके बाद ये कंप्लीट हो गया तो फिर कौन सा कलर लगाया था मोनेटाइजेशन के लिए? फरोजी, यही था ना? हाँ, लगाया नहीं था? नहीं लगाया था तो नहीं लगाया। ठीक है जी, तो अब कहानी आपके सामने है जी। R&D एक्सपेंस डेबिट, R&D एक्सपेंस कितने से डेबिट जी? और बोलो, ये 45 जो है ये 9 महीनों का खर्चा है। 3 महीने एक्सपेंस में जाने हैं, 6 महीने कैपिटलाइज होने हैं। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट थी बात, ये पता हो ये कितने महीनों का खर्चा है। ये 9 महीनों का खर्चा है ना। खर्चा इन 9 महीनों का है, जिनमें से 3 महीनों का खर्चा जो है वो एक्सपेंस में डालेंगे हम। तो 45 इंटू 3 बाय, हाँ यहाँ 12 भी तो नहीं करना उस्मान भाई, यही तो हम कल से खप रहे हैं। खर्चे ही 9 महीने का, तो 9 महीने खर्चे, 9 महीने में से 3 महीने एक्सपेंस आउट और बाकी के इंटेंजिबल बन जाएंगे। तो इंटेंजिबल एसेट जी, इंटेंजिबल एसेट में क्या जाएगा जी? इंटेंजिबल 45 का 6/12। ठीक है जी। ओ सॉरी भाई, समझा आप ही उस पास टुर पे जी फरमाइए। 15 और 30 और कैश क्या हो जाएगा जी? क्रेडिट 45। ठीक है, अच्छा, अब ये जब कंप्लीट हो गया है हमारा दोस्त, कंप्लीट हो गया जब, तो फिर अब इसको क्या करना पड़ेगा? हमें अमोर्टाइज करना पड़ेगा ना जी। तो इसकी अमोर्टाइजेशन के लिए इसकी कहीं से लाइफ ढूंढो। वो कहता है कि ये ऑपरेशनल हो गया 1 अप्रैल से, और इट इज़ एंटिसिपेटेड, और इसका हमें अंदाज़ा है, हमारा जो है वो एस्टिमेट है, ठीक है, दैट इट विल जनरेट कॉस्ट सेविंग्स, ये बेनिफिट है, ऑफ 10 मिलियन पर एनम फॉर अ पीरियड ऑफ। अब मेरा सवाल, 10 साल तक कॉस्ट सेविंग आएंगी, तो ये तो हो गई यूज़फुल लाइफ। ये क्या हो गई जी? ये क्या हो गई? यूज़फुल लाइफ होगी इस इंटेंजिबल की, इस प्रोसेस की। अगले 10 साल तक ये कॉस्ट सेविंग देगा। कितनी कॉस्ट सेविंग पा रही है? इस 10 मिलियन का क्या करें? इसका कुछ नहीं करना। समझें अब बात, आपने एक फैक्ट्री लगाई, वो फैक्ट्री आपने जो लगाई है उसको आपने कैपिटलाइज किया, एज अ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया तो वहाँ भी यही था कि कब कैपिटलाइज करना? जब फ्यूचर बेनिफिट्स प्रोबेबल हों। आपने फैक्ट्री इंस्टॉल की और आपने बैठकर अंदाज़ा लगाया, हर साल मैं इतनी प्रोडक्ट्स बनाऊंगा, और लेट्स से हर साल मेरी ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो 10 करोड़ की बिकेंगी। 10 करोड़ की मेरी हर साल प्रोडक्ट्स, वो वाली प्रोडक्ट्स बिकेंगी जो मैंने इस प्लांट से बनानी है। तो क्या करें? उस 10 करोड़ का क्या करते होते थे आप? पीपीई के सवालों में क्या करते थे आप?
उस 10 करोड़ का पीपीई के सवाल में तो कुछ नहीं करते थे। ठीक है, जब लग जाएगा, चल जाएगा, चीजें बन जाएंगी, सेल होगी, कॉस्ट ऑफ सेल होगी, प्रॉफिट होगा, वो होता रहेगा ना। ऐसे ही ये ऑपरेशनल हो गया, ठीक है, आगे चल के इससे कॉस्ट सेविंग आएगी, ठीक है, उसका असर पीएनएल में आ जाएगा। हमारे इस सवाल के साथ उसका क्या ताल्लुक है? धोखा। ये भी क्या है, इस 10 मिलियन को कुछ नहीं करना हमने, बस उसने ऐसे ही बता दिया कि बेनिफिट आना है। हमारा हर एसेट ऐसे ही बेनिफिट हमें देता है, तभी तो हमने उसको कैपिटलाइज किया होता है, वो चाहे टेंजिबल हो चाहे इंटेंजिबल हो। तो फायदा कितने रुपए का आता है हमारे से कोई सरोकार नहीं होता, बेनिफिट है ना, बस। ठीक है, ठीक है, कितना है, क्या है, छोड़ो इसको, ठीक है। तो बस इतनी सी बात है कि इट विल जनरेट कॉस्ट सेविंग फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, ठीक है। उसके अलावा इधर देखो, ऑफ रुपीस, इसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी, आप लिखा रहना ना, मैं तो वैसे आपको बता रहा हूँ, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं। ओके, नाउ 10 साल इसकी लाइफ है, तो अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट हो जाएगा। कितना है जी एसेट, ये 30 का, डिवाइडेड बाय 10, 10 साल से इसको डिवाइड कर दिया, इनटू जी अप्रैल मई जून, 3/12 जी। समझ आती है बात की? 3 महीने की अमोर्टाइजेशन, बोलो 0.75। और ये सारा काम आपने नहीं करना था असल में इस सवाल के अंदर, ठीक है, लेकिन ये सवाल को समझाया मैंने। अब पर्चे के लिए देखें तो आप बना क्या रहे हैं, इंटेंजिबल का नोट। तो इंटेंजिबल के नोट में क्या ये एक्सपेंस आना है, ये कैश आना है? ये तो वैसे ही पिछला साल था, तो दफ़ा करो, इधर आओ। क्या ये एक्सपेंस आना है, पीएनएल में जाना है, ठीक है। हमें सिर्फ क्या चाहिए, 30 रुपीज़ का इंटेंजिबल बना के खरीदा, एडिशन है, खरीदा के बना, एक्वायर्ड या इंटरनली जनरेटेड? वो इंटरनली जनरेटेड है, रिसर्च डेवलपमेंट और कहाँ से आया, इंटरनली जनरेटेड है। तो इंटरनली जनरेटेड में ये एडिशन में नजर आएगा, एडिशन में इंटरनली जनरेटेड के सामने नजर आएगा 30, और ये एक्सपेंस तो पीएनएल में जाना है, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं। हाँ, इसका क्रेडिट जो है वो अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन नजर आना है 0.75, तो ये नजर आएगा। तो इसलिए मैं ये नहीं करता कि मैं इसको वर्किंग 1 कहूँ, वरना आप पर्चे में ऐसी वर्किंग करेंगे, मैं क्यों कहूँ ऐसे। मैं तो ये कहूँगा कि इसको साइड पे करो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी हमें तो सिर्फ 30 की फिगर चाहिए थी। इधर देखो, ये छोटी सी वर्किंग मुझे चाहिए और ये छोटी सी वर्किंग मुझे चाहिए, बस मेरा जो है ना ये, अच्छा प्रोजेक्ट पहले शुरू कर दिया, चलो ठीक है, मेरा ये प्रोजेक्ट वाला काम ख़त्म, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अच्छा अगर रीवैल्यूएशन मॉडल हो तो वो बाकी चीज़ें आएंगी यहाँ पे, हैड देयर बी नो रीवैल्यूएशन वगैरह वगैरह, लेकिन आज तो कोई नहीं है ना, इसलिए मैं नोट को यहाँ क्लोज कर रहा हूँ। आपका पहला सफ़ा मेन रिक्वायरमेंट आ गई ना, दूसरे सफ़े पे आपने वर्किंग्स की हेडिंग दे देनी है, बल्कि अगर सफ़े पे जगह मौजूद है तो 4-5 लाइनों में, चलो अगले सफ़े पे आओ, वर्किंग्स। और इन वर्किंग्स में सबसे पहली वर्किंग है, हमने सारा कुछ अंग्रेजी में पढ़ा, हमें यह समझ लग गई कि कैपिटलाइज होने वाली फिगर 45 में से निकल रही है, और कितनी है, 45 × 6/9 30। तो ये 30 है जो इंटेंजिबल में कैपिटलाइज होना है, बाकी कुछ भी इधर नहीं आना, तो बाकी सारा जाए भाड़ में। 30 निकालने की वर्किंग शो करो, 45 × 6/9, ऐसे ही निकला है, सही लिखा है मैंने? तो बोलते क्यों नहीं हो, स्नेक क्यों स्मेल हो गया है आप लोगों को? 45 ही है ना, 6/9 करके 30 निकाला है ना। अच्छा लो भाई, ये क्या है, ये क्या है, और ये क्या है, ये इंटेंजिबल है। तो यहां पे हमने लिखा इंटरनली जनरेटेड में कितना, 30, और इसको मैंने कहा जी ये वर्किंग 1 से मैंने निकाला है। बस वो सारी कहानियां तो ऐसी आप लोगों के लिए थी, इतना सा है बस, ये काम करना, पर्चे के लिए ये पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि मार्च पे प्रोजेक्ट ही खत्म हो गया था, कल वाली बात तुम्हें कल भी समझ नहीं आई थी ना। ये हमने जब ये साइंसदानों ने ये प्रोसेस नया बना दिया हमें 31 मार्च को, तो हमने कहना चलो अब निकले हो ना कमरे से, इधर से घर चले जाओ, अब हमें और तुमसे कोई काम नहीं करवाना। तो उस पर कॉस्ट इनकर होना बंद हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपकी बिल्डिंग कंप्लीट हो जाए
तो उसके बाद क्या करेंगे आप? कुछ साथ वाली बिल्डिंग बनाएंगे तो उसकी कॉस्ट इसी में डाली जाएंगे? नहीं, कॉस्ट रोक देंगे। आप IAS 23 की बोरिंग कॉस्ट ऐड करना रोक देते थे, याद आ रहा है? बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, जब ये 9 महीने के अंदर काम खत्म हो गया तो 9 महीने पे रोक दी हर कॉस्ट। ठीक है जी। अब इसके बाद क्या करना है जी? अब इस 30 को अमोर्टाइज करना है ना, तो वर्किंग नंबर 2 30 को पकड़ा, डिवाइडेड बाय 10 इंटू 3/12, आंसर इज 0.75 बताया था ना आपने। लो, इसकी एंट्री को जो अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट होता है, वो क्रेडिट जो होना है, क्रेडिट इधर नजर आना है हमारे नोट में। ठीक है, तो यहाँ पे आए अमोर्टाइजेशन के सामने हमने लिखा 0.75, ये वर्किंग नंबर 2 से आ गया। ठीक है, उसके अलावा कोई इंटरनली कोई एक्वायर्ड वाला था नहीं, कोई डिस्पोजल इसमें था नहीं। ठीक है जी, तो यही आपका 30 क्या आ गया क्लोजिंग में। ठीक है, क्लोजिंग कितना आ गया जी? 30, और इधर भी कोई डिस्पोजल नहीं है तो क्लोजिंग इधर भी कितना आ गया? 0.75। अब ये क्लोजिंग में से ये क्लोजिंग क्या कर दो? माइनस, तो कैरिंग अमाउंट आ गई आपकी 29.25। कॉस्ट मॉडल है जी, और मेथड है स्ट्रेट लाइन, और लाइफ यूज की है आपने। ये मुश्किल एडजस्टमेंट थी वैसे, बाकी तो आसान ही है। डिब्बे बनाऊं? डिब्बे जरूरत तो कोई नहीं है, चलो एक का बना देता हूँ। नेक्स्ट सवाल की तरतीब से चल रहे हैं, जो पहले आगे से एडजस्टमेंट कर ली। कोई मसला है तो बताएं। तो पर्चे में क्या करना है, समझ आया? 1 हो गया, 2 भी हो गया। ठीक है, चलो जी 3 पढ़ो। 3 तो FAR 1 के बिल्कुल बेसिक वाले लेक्चर्स पे चला गया एकदम से। डिस्पोजल, एडिशन और डिस्पोजल सिंपल। 1 मिनट है आपके पास, जनरल एंट्री पास करें, छोड़ें इसको। उसके बाद रह क्या जाना है? एक इग्नोर करने वाली और एक डिस्कस करने वाली एडजस्टमेंट। अच्छा जी, कुछ समझ आया? कहता है ऑन यकम अगस्त 15, हमारा साल शुरू हुआ है नया यकम जुलाई 15 पे, ऐसे ही है। तो एक साल शुरू होने के 1 महीने बाद दूसरे महीने के पहले दिन यकम अगस्त को कहता है IAL एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट टू एक्वायर ERP। एग्रीमेंट हुआ है, एग्रीमेंट अभी खरीदा नहीं है। विच वुड रिप्लेस एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। को मसला है इससे? एग्रीमेंट वाले दिन क्या करते हैं? अगर कोई एडवांस देते तो उसकी एंट्री कर देते, एडवांस फॉर ERP डेबिट क्या है, वो भी PPE में नहीं आता, या सॉरी इंटेंजिबल के नोट में नहीं आता, करंट एसेट्स में आ जाता। ठीक है, द न्यू सॉफ्टवेयर बिकेम ऑपरेशनल ऑन, हाँ ये है वो डेट जिस दिन हमने नए ERP को डेबिट करना है एसेट अकाउंट में, इंटेंजिबल के अकाउंट में। ठीक है, IAL incurred फॉलोइंग एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ ERP सॉफ्टवेयर। कौन कौन से जी? कहता है जी परचेज प्राइस, जिसमें इंक्लूडिंग है 15% सेल्स टैक्स। अब सेल्स टैक्स बाय डिफ़ॉल्ट
दो नॉन रिफंडेबल नहीं है, रिफंडेबल भी हो सकता है, नॉन रिफंडेबल भी। इंपोर्ट ड्यूटी के बारे में कह सकते हैं कि वो नॉन रिफंडेबल होती है, ठीक है। तो अजम्पशन लेके किसी भी तरफ जा सकते हैं। अगर कभी इस तरह से आ जाए किसी टैक्स के बारे में, ठीक है, 1 मिनट खड़े होकर फिर बैठ जाना जब नींद आए, तो वैसे बता रहा हूँ, ठीक है। किसी टैक्स के बारे में अगर वो चुप हो तो आपको पता ना लगे रिफंडेबल है या नॉन रिफंडेबल है, तो आपने जो दिल करे वो अज्यूम कर लेना है। वैसे वो कह रहा है परचेज प्राइस 115 में 15% सेल्स टैक्स इंक्लूडेड है, तो आसान अजम्पशन क्या है, ऐसे क्या अज्यूम करें, तो पड़ा रहेगा। अच्छा, आज आसान वाली कर लें, सवाल पूरा कर लें, कल मैं आपको इसी को नॉन रिफंडेबल अज्यूम करवा के फिर उसकी जर्नल एंट्री भी करवा दूंगा, ठीक है। फिलहाल ये क्या है, अज्यूम करते हैं कि ये नॉन रिफंडेबल है। तो अगर नॉन रिफंडेबल है तो ये तो एसेट की कॉस्ट में ऐड होना है, और वो ऑलरेडी एसेट की कॉस्ट में ही पड़ा है, तो कैपिटलाइज कर देंगे, ठीक है। तो 115 एसेट की कॉस्ट में ऐड करना है, ठीक हो गया। ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ ना एक्सपेंस आउट, ये तो एक्सपेंस आउट होता है। उसके बाद कंसल्टेंसी चार्जेस फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ईआरपी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है, ठीक है, तो इसको भी क्या करेंगे, कैपिटलाइज। अब अगर आप कहें कि ये इंटेंजिबल ने वाला रिकॉर्ड करना है तो इसकी एंट्री क्या होगी, तो मैं कहूँगा यार मसला ही कोई नहीं, इंटेंजिबल, हाँ ईआरपी लिख लो, इंटेंजिबल एसेट लिख लो, एक ही बात है। 115 जमा 5 से डेबिट हो जाएगा 120 से, ठीक है। लेकिन बाकी के 2 की एंट्री क्या होगी, बाकी के 2 की एंट्री क्या होगी, ज़रूरत नहीं है मुझे इस सवाल के लिए, कहो तो रहने दूँ, रहने देते हैं। वैसे एंट्री अगर मांग लेना, एंट्रीज मांग लेता तो आप 2 की एंट्री करते, एक्सपेंस डेबिट कैश, ट्रेनिंग एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। आएंगे आगे सवाल जिनके अंदर जनरल एंट्रीज मांगेगा तो हमें वो एंट्री भी करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, इंटेंजिबल एसेट डेबिट और कैश क्रेडिट 120 से, और अगर दिल करे पूरी एंट्री करने का तो फिर इंटेंजिबल डेबिट 120, 2 रुपये से ट्रेनिंग एक्सपेंस डेबिट और कैश 122 से क्रेडिट कर देना, मुझे कोई मसला नहीं, ठीक है जी। अच्छा, अगली बात, अब ये जो इंटेंजिबल है ये किस दिन ऑपरेशनल हुआ है, 1 अप्रैल को, तो उस दिन से ऑनवर्ड इसको अमोर्टाइज करना पड़ेगा। तो अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट कितना है जी, इस इंटेंजिबल की कॉस्ट कितनी है, 120। इसकी लाइफ देखते हैं जी आप, ईआरपी और सॉफ्टवेयर हैज़ एन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 15 साल, ठीक है, लेकिन आगे पढ़ लो जरा, However, IL expects to use it for a period of, तो भाई हमारी नीयत क्या है, 10 साल, तो हमें क्या 15 से, हमने तो 10 साल ही इस एसेट को यूज करना है, तो हमारे लिए यूजफुल लाइफ 10 साल है। हो सकता है ये उसकी इकोनॉमिक लाइफ गिवन हो ऊपर 15 साल, हमारे हिसाब से तो बस 10 साल ही है इसकी लाइफ, क्योंकि हमने 10 साल बाद इसको फेंक देना है। फेंकना क्या मतलब, अनइंस्टॉल कर देना है, ठीक है, सॉफ्टवेयर जो है। अच्छा, तो 10 साल है इसकी लाइफ डिवाइडेड बाय 10, ठीक है, और 1 अप्रैल को आया है, अप्रैल मई जून, तो 3 महीने की अमोर्टाइजेशन आ गई जी। कोई मसला इसमें है तो बताओ, 3 और 3। लेकिन एक छोटा सा मसला अभी और है, या तो ये अज्यूम करेंगे कि दोनों मौजूद हैं या दूसरा चला जाएगा। उसने लफ्ज इस्तेमाल किया था द एक्वायर ईआरपी विच वुड रिप्लेस द एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। अब पता नहीं किस दिन रिप्लेस हुआ है, ज़रूरी तो नहीं है कि 1 अप्रैल को नया इंस्टॉल हो तो उसी दिन दूसरा डी इंस्टॉल भी कर दें। नया है ना, डर लगता है, तो कुछ अर्सा ऑर्गेनाइजेशंस 2-2 भी चला कर देख सकती हैं कि गड़बड़ आ गई, कोई बग आ गया इसमें, तो जो पहले से चल रहा था उसको तो ना छेड़े, हो सकता है पहले ही इन्होंने ख़त्म कर दिया और कुछ भी हो सकता है, तो देखेंगे आगे। वो कहता है आगे, द एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर हैज़ बिकम रिडंडेंट एंड इज़ ऑफ नो यूज़ फॉर द कंपनी, ठीक है। हाँ, अब ये इसी दिन का ही हिसाब लगाओ आप, ठीक है, जिस दिन नए वाला ऑपरेशनल हो गया। सवाल चुप है ना, तो उस दिन ही हम ये अज्यूम करेंगे कि जिस दिन नया आया है उस दिन हम इसको। दूसरी तरफ अगर उसने चलवाना होता साथ साथ, कहता जी हम 3 महीने और भी चलाते रहे एंड वाले, तो फिर उसको लिखना चाहिए। अगर नहीं लिख रहा तो सादा बात है, रिप्लेस हो गया है। तो अगली बात वो कह भी रहा है कि वो फिर एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर रिडंडेंट हो गया। अब सादा बात है भाई, जिस दिन नया इंस्टॉल होकर ऑपरेशनल होकर चला है उसी दिन पुराना रिडंडेंट हुआ होगा ना, उससे पहले तो नहीं ना हो सकता। और उसके बाद अगर करना होता है इन्होंने डी इंस्टॉल या डी रिकग्नाइज या डिस्पोज, तो फिर वो अलग से बताते, नहीं बताया तो नॉर्मल यही है, जिस दिन नया आया रिप्लेस किया उसने तो पुराना चला गया। अब ये पुराने वाले एसेट की डिस्पोजल की जर्नल एंट्री क्या होगी बता दो,
जी एक्यूमुलेटेड एफिशिएंट डेबिट हुआ करता, चलो स्टेप वाइज भी चल रहा हो तो इंटेंजिबल एसेट क्रेडिट होना है जाने वाले एसेट की कॉस्ट से, और फिर इसकी एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन ये डेबिट होगी, जाने वाले एसेट की सारी ज़िंदगी की अमोर्टाइजेशन डेबिट कर देंगे। फिर कैश अगर आया है तो वो डेबिट कर देंगे। वैसे कैश क्या आता है यार, कैश कोई नहीं, वो कह रहा है रिडंडेंट हो गया, मतलब वही राइट क्लिक करके डी इंस्टॉल कर दिया हमने उसका कबाड़िए को बेचेंगे, कुछ भी नहीं होता, बस ठीक है डी इंस्टॉल कर दिया, रिडंडेंट हो गया, किसी इस्तेमाल का नहीं है, फेंक दिया, कोई ज़रूरत नहीं है तो बस डी इंस्टॉल कर दिया, जैसे कोई कैश नहीं आया, ठीक है, कैश कोई नहीं आया, और गेन या लॉस आ सकता है। अब देखना ये होगा कि एसेट पुराने वाले की कॉस्ट कितनी थी, तो भाई सॉफ्टवेयर एक ही था जिसकी कॉस्ट कितनी है 80, और 48 उसकी एक्यूमुलेटेड एप्शन है 30 जून 15 तक की। अगर आप 6 महीने की और डेप्रिसिएशन इसके अंदर ऐड कर दें तो ये कितनी बन जाएगी, ये डिस्पोजल के दिन तक की डेप्रिसिएशन, तो उसको डेबिट कर देंगे, ठीक है। अब इसके लिए फिर मैं ये कहता हूँ कि असल में ना ये तरतीब मैंने ज़रा गलत बता दी ना, तरतीब तो ये होनी चाहिए थी एंट्रीज की, ये तरतीब क्या होनी चाहिए थी कि सबसे पहले मैं कहता जी पहले तो आप जी पुराने वाले सॉफ्टवेयर को ना ज़रा अमोर्टाइज करें, तो अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट। पुराने वाला 80, लाइफ उसकी गिवन है इधर, पुराने वाले की लाइफ कितनी थी 5 साल, तो 80/5, और कितने महीने तक ये रहा, 9 महीनों तक ये रहा, तो 9/12, आंसर इज 12। तो 12 रुपए की डेप्शन इस साल की चार्ज हुई, और उसके बाद हमने कहा चल भाई तू निकल, चल शाबाश जा मेरा भाई जा, चल हम साढ़े को हुन नवा दोस्त आ गया, तू जा, ठीक है जी। तो वो चला गया बेचारा, तो अब 48 रुपीज़ की एक्यूमुलेटेड एप्शन उसकी पड़ी हुई थी साल के शुरू में, 12 रुपए की ऐड हो गई, तो ये 60 रुपए की डेप्शन एक्यूमुलेट हो गई। कॉस्ट इसकी कितनी थी, तो 20 रुपये, कैश तो आया कोई नहीं, ये 20 रुपये का क्या आ गया इसको। अब ये सारी कहानी फजूल में मैंने आपको बताई, इस पूरी एंट्रियों की पूरी बारिश के अंदर मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इंटेंजिबल और एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन, क्योंकि मैं पीपीओ इंटेंजिबल का नोट बना रहा हूं जिसमें सिर्फ 2 ही चीज़ें आती हैं, एक इंटेंजिबल की कॉस्ट यानी ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, और दूसरा उसकी एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन। ओके, और ठीक है, अब ये सिर्फ मुझे चाहिए, फिर मुझे ये चाहिए, फिर मुझे ये चाहिए, यानी सारा करने की जरूरत ही नहीं थी, फिर मुझे ये चाहिए और फिर मुझे ये चाहिए, सिंपल, ठीक है। ये एक्सपेंस पीएनएल में, ये कैश, ये एक्सपेंस, ये कैश, ये एक्सपेंस नहीं चाहिए मुझे ये सारे, ठीक है, ओके। लेकिन ये सारी एंट्रियां करना बेवकूफ़ी होगी, पागलपन होगा, ये तो हमें करना ही नहीं चाहिए था, ठीक है। हम पहले बात करते हैं जी एसेट बिकना है तो उसकी कॉस्ट चाहिए जिसको क्रेडिट करना है, तो क्या चीज़ है ये, ब्रांड सॉफ्टवेयर है। इधर देखो डिस्पोजल हो रहा है तो जाने वाले एसेट की कॉस्ट ये 80 ही थी ना, ये यहाँ से क्या कर दो क्रेडिट। दूसरे स्टेप में हमें क्या चाहिए होता है, जाने वाले एसेट की एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन, पर वो निकालने के लिए पहले इसकी कुछ अमोर्टाइजेशन हमें चाहिए है जो हम निकाल सके, ठीक है ना, टोटल। अब एक छोटी सी वर्किंग कर लेते हैं, किसी भी तरह से कर लें वर्किंग, मैं तो कहता हूं आप अमोर्टाइजेशन देखें ना, 48 तो आपके पास ओपनिंग पड़ा है ना, ठीक है, तो इस साल की अमोर्टाइजेशन पहले निकाल लेते हैं हम। ये जो अमोर्टाइजेशन आपने निकाली है ये 12 और दूसरी ये 3, ये टोटल निकाल लेते हैं, ठीक है। तो जो हमें ज़रूरत होगी अमोर्टाइजेशन के लिए वो पहले ये निकाल लेते हैं, ठीक है। जो पुराना एसेट है 80/5 इंटू 9/12, ये कितना अमोर्टाइज हुआ है जी, ये समझो मैं सवाल 2 बार करवा रहा हूँ, एक बार वैसे समझा रहा था आपको और एक बार वो बता रहा हूँ कि वो नहीं करना पर्चे में, तो सिर्फ ये करना है, इसलिए टाइम ज़रा ज़्यादा लग गया। ओके जी, कितना 12, और उसके बाद जो नया आया है
20 का है ना, बोलो। आप कहोगे 120 कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे तो नहीं लिखा हुआ, तो लिख लेते हैं भाई, सवाल के अंदर 115 लिखा हुआ है और 5 लिखा हुआ है। अब ठीक है, डिवाइडेड बाय 10 इंटू ये कितना है। अब ये टोटल एक्सपेंस है 15 रुपए का। इधर देखो, ये मैंने बेसिकली निकाल ली ये वाली फिगर, ये कितना जी 15, ठीक है। अब इस 15 के अंदर 12 भी है और 3 भी है। मुझे इस वक्त कौन से वाली फिगर चाहिए, 3 की, सॉरी 12 की, लेकिन उस 12 की फिगर में कुछ और भी ऐड होना चाहिए। तो वो अब वर्किंग नंबर 4 में वो 48 जमा 12 करो, ये 60 आ गया। ये मेरे पास अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी निकल के चलेगी, ठीक है जी। ये वर्किंग नंबर 4। तो डायरेक्ट करें तो ऐसे, और जहां फंस जाए तो आप जनरल एंट्रीज कर लें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। वर्किंग तफसील से कर लें, कोई इशू नहीं है, जैसे मर्जी करें जी। कोई एडिशन, बिल्कुल, परचेज हुआ है कितने से, 120 से। वैसे तो ये वर्किंग भी कर लेनी चाहिए थी, लेकिन चलो आप करना चाहो तो कर लो, बस ठीक है, अब समझ आ रही है, ओके जी। अब इसको बताओ जी, क्लोजिंग इसका क्या है। कोई इसके अंदर इंटरनली रिलेटेड नहीं है जी। 120, जाहिर सी बात है, एक सॉफ्टवेयर गया, एक आ गया, जो आया है उसकी कॉस्ट 120 है, तो 120 ही नजर आना है आपको यहाँ। और यहाँ पे मेरे हिसाब से तो सिर्फ बनेगा 3, क्योंकि 60 तो निकल गया, सिर्फ यही बचना था जो इस एसेट नए वाले की अमोर्टाइजेशन है, ठीक है जी। अब 120 में से 3 गया तो बाकी 117 आ गया। वही कॉस्ट मॉडल, स्ट्रेट लाइन मेथड, क्या इसकी क्या लाइफ थी, 10 साल है इसकी भी। अच्छा, आप कहोगे जी 10 साल कैसे लें, तो भाई यूं भी कर सकते हो आप, 5 से शॉर्टर ऑफ 5 से 10 साल। 5 से 10 साल का मतलब क्या है, असल में ना इस फिगर के अंदर जो लाइफ या रेट यूज हुआ हो ना, वो बताना होता है। तो 15 में तो दोनों आ रहे हैं, तो दोनों लिख दो, खैर है, सिर्फ 10 भी लिख दो तो चलेगा, ठीक है। आगे बढ़ो, कहानी खत्म करें यार, इसको इग्नोर कर दो, ठीक है। एक पॉइंट लिख देना सवाल के अंदर कि इंटरनली जनरेटेड ब्रांड इज IS 38 प्रोहिबिट्स रिकॉर्डिंग ऑफ इंटरनली जनरेटेड ब्रांड एज एन इंटेंजिबल, ठीक है, लिख देना, इग्नोर कर दिया आप। द लाइसेंस अपीयरिंग इन IAS बुक वाज इशूड बाय गवर्नमेंट फॉर एन इनडेफिनेट पीरियड। तभी तो अमोर्टाइजेशन नहीं आ रही थी। अच्छा, फिर इंपेयरमेंट होती तो वो नजर आ गई होती, इंपेयर भी नहीं हुआ होगा। अगर कभी इंपेयर हुआ होता तो ओपनिंग अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस आ रहा होता ना, नहीं हुआ ऐसा, तो इनडेफिनेट था। इसीलिए तो मैं कहूं कि यहां पर कोई अमोर्टाइजेशन नहीं आ रही थी। इनडेफिनेट लाइफ वाले की अमोर्टाइजेशन नहीं करते। हाँ, अगर इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारें तो हर साल गुजारना है, तो इंपेयरमेंट हो तो रिकॉर्ड करते हैं। तो इसको नहीं नजर आ रही सवाल में कहीं इंपेयरमेंट, तो इसका मतलब इंपेयर नहीं हुआ होगा, ओके। आगे कहता है, ओ ऑन 1 जनवरी 16, ऑन ये ना हमारा साल है, ये 1 जुलाई 15 से 30 जून 16, और ये उसमें है 1 जनवरी 16, ऐसा ही है, जिस दिन उसने कहा कुछ हुआ है। पहले जनाब क्या था, हुकूमत ने कहा था ले जाओ यार, ले जाओ लाइसेंस, जितना मर्जी इस्तेमाल करो, कोई नहीं, पता ही कोई नहीं, देखेंगे हम, अभी कुछ अर्से में डिसाइड करते हैं यार, कर लेते हैं। तुम अभी ज़रा हम मसरूफ़ हैं, थोड़े हालात सही नहीं है, ठीक है, तुम काम कर रहे हो, मुल्क का फ़ायदा ही हो रहा है उससे, चलो अभी कर लेते हैं, लिमिट अभी तुम शुरू तो करो ना, देखते हैं कितने अरसे के लिए लाइसेंस है। अब हम क्या करें, हमने 10 मिलियन तो कितना है, 15 मिलियन तो हमने दे दिया, लेकिन समझ नहीं आ रही कितने अरसे तक इसने फ़ायदा देना है। फ़ायदा तो देना है, तो फिलहाल फिर हमने इसको रख लिया और इसको यूज़ करिए आ रहे, ठीक है। अब 1 जनवरी 16 पर आकर गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया एक नया लॉ। अब वेली होगी गवर्नमेंट छोटे मोटे कामों से, तो उन्होंने फिर
ऐसे ही इस तरफ अब घूमे और सारे लाइसेंसेस को पकड़ा जो इशू किए थे इंटरिम पीरियड में कि चलो फिलहाल काम न रोको, काम चालू रखो। अब उन्होंने सारे लाइसेंस को रिव्यू किया और 1 जनवरी 16 को उन्होंने ये लॉ पास किया है कि एग्जिस्टिंग लाइसेंस जो हैं वो वुड हैव टू बी रिन्यूड आफ्टर 10 ईयर्स। इसका मतलब इस दिन खड़े होकर पता लगा कि इस दिन पता लगा कि लाइफ कितनी है, 10 साल है। ठीक है, तो सही है ना। तो अब 10 साल पे इसको क्या कर देंगे, अमोर्टाइज कर देंगे। और ये इस दिन से ऑनवर्ड्स 10 साल की बात हो रही है। भाई इंटेंजिबल तो पता नहीं कब से चला आ रहा है ये लाइसेंस हमारे पास, ठीक है, उसके बारे में नहीं बताया गया। तो बहुत सिंपल सा है, ठीक है, ओके, सही है ना। इस दिन खड़े होकर लॉ पास हुआ है कि ये जो लाइसेंस है ये 10 साल बाद रिन्यू कराना है। अब रिन्यू कराएंगे नहीं कराएंगे वो कहीं लिखा नहीं होता, बस ठीक है 10 साल ही लाइफ है, 10 साल बाद तो फिर कुछ और करना ही पड़ेगा ना, फिलहाल 10 साल लाइफ। तो लाइसेंस है 15 मिलियन का, 10 साल इसकी लाइफ हो गई है अब, और 6/12 कितना बनता है जी, 0.75 है ये भी, क्योंकि डेट का 6/12 यही बनेगा। सही है। अब ये क्या है, माशाल्लाह से अमोर्टाइजेशन आ गई है 0.75 लाइसेंस की भी। नंबर 5, सवाल ख़त्म। ये देखो 15/15 पर ही है, कोई एडिशन कोई डिस्पोजल कुछ भी नहीं आया इसका, ठीक है जी, कोई डिस्पोजल नहीं कुछ भी नहीं, यही 0.75 इसकी अमोर्टाइजेशन आ गई अक्यूमुलेट होकर, और 14.25 आ गया, और कॉस्ट आ गया, और स्ट्रेट लाइन मेथड आ गया, और इसका भी 10 ईयर्स आ गया। सिंपल था। अब एक चीज रह गई है बस, वो क्या है, ब्रांड्स। अब ये ब्रांड्स के बारे में तो कोई बात नहीं कही हुई, लेकिन एक बात तो सबके बारे में कही हुई है ना। तो बस ब्रांड्स को क्या करना है, हाँ, अमोर्टाइज करना है, और ब्रांड्स की लाइफ उसने 10 साल बताई हुई है। तो बस सवाल तो ख़त्म हो ही गया। स्ट्रेट लाइन मेथड है तो 200 ओपनिंग कॉस्ट है, 10 साल लाइफ है, और ये पूरा ना कोई आए ना गए। एक ब्रांड था बीच में लेकिन वो इंटरनली जनरेटेड था इसलिए उसको इग्नोर कर दिया, तो कोई एडिशन नहीं बना, तो ये ओपनिंग ही पड़े हैं। 10 साल ही लाइफ है ना सवाल में, देखो डिवाइड बाय 10 इंटू, नहीं कोई इंटू शिंटू नहीं, ये पूरा साल ही रहे हमारे पास, तो 2 रुपये की अमोर्टाइजेशन आ गई। ये लो जी, इसमें भी और कुछ नहीं है, जो ओपनिंग है वही क्लोजिंग में पड़ा हुआ है। क्या 20 है, 20 है, 20 कर लो, ठीक है जी। उसके बाद डिस्पोजल वगैरह तो था कोई नहीं, ये बन गई 60, 200 माइनस 60 कितना बन गया, 140। कॉस्ट मॉडल, स्ट्रेट लाइन मेथड, इसकी लाइफ भी क्या है माशाल्लाह से, सारे पिंड की लाइफ ही 10 साल है। ले जी, तो होमवर्क में एक सवाल देता लेकिन अब नहीं दे रहा। होमवर्क आपका रमज़ान पैकेज चल रहा है ना, बस आपने ये दोबारा करना है, यानी कि आपका आधे घंटे से पौने घंटे का बस काम टाइम लगता रहे कम अज़ कम, ये रमज़ान पैकेज चल रहा है इसलिए, ठीक है, वरना 1 घंटे तक, सवा घंटे, 1 घंटे सवा घंटे होमवर्क हुआ करेगा। तो आज क्या करना है, आपने जो पढ़ाया है थेरी एक बार नज़र डाल लेनी है, यही सवाल दोबारा कर लेना है, ठीक है। कल फिर मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट थेरी है वो कराऊंगा, और फिर और बहुत सारे पास पेपर भी करेंगे, ठीक है जी। अल्लाह हाफ़िज़।